हमारे रिकॉर्ड में वो मैंने ध्यान नहीं दिया। रिकॉर्ड में है, चिंता मत करो। अगर आप रिकॉर्ड में रहती है। चलो भाई क्लास बोर्ड पे देखो भाई, आराम से आराम से आराम से आराम से, गुस्सा नहीं। चलिए भाई देखो, शोर मत करना क्योंकि ऑलरेडी पंखे तेज स्पीड में हैं तो इनकी आवाज ज्यादा रहती है। नहीं वो थोड़ा स्लो है बस, बाकी तो तेज चल रहे हैं। इसको कराते हैं ठीक जल्दी, ठीक है। चलो क्लास इधर देखो भाई, आजा भाई, मैं आगे आजा, तो इससे बच के आ रहा, लेकिन बच्चे भाई बैग गिरेगा गिरेगा गिरेगा। हर्षित अब इसको ठीक करियो, खड़ा होके कर ले तब होगा। एप्पल मत गिराना भाई। बैठो जल्दी, एक इधर बैठ जाओ, एक वो चेयर लो, एक चेयर लो, इधर करो इसको, ले यहाँ पर बैठो, बैठो इसमें बस, इस पे। चलिए भाई बच्चों, बस अब शोर नहीं भाई, ठीक है वंश? उसमें दिख रहा है सब कुछ, बोर्ड आ रहा है ना मेन तौर पे। चलो सो क्लास देखो भाई बच्चों, डिस्कशंस अपने बंद करो, बिल्कुल ऐसे चुप रहा करो क्लास में। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अपना चैप्टर चल रहा है। जो बच्चे रेगुलर क्लास दे रहे हैं उनको पता है कि अभी हम किस पॉइंट पे हैं, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने शुरू किया था इस चैप्टर में डिस्कस करना। दिस इज एटॉमिक रेडियस, देन हमने डिस्कस करा क्या, आयनिक रेडियस, एंड थर्ड वन थिंग जो आज हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। यहां दो चीजें मैं करवा चुका हूं, आपको याद है? अच्छा बताइए, लेफ्ट से राइट जाते हुए एटम्स के रेडियस छोटे होते हैं या बढ़ने लगते हैं? छोटे होते हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। ऊपर से नीचे आते हुए साइज क्या होता है? बढ़ता है। चलो क्लियर है इसका मतलब, क्योंकि वैसे भी आपको अगर भूल भी जाओ ना तो याद कर लेना कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम देखोगे ना साइज बढ़ता जा रहा होगा, एक में एक शेल, एक में दो शेल, एक में तीन शेल, ऐसे करके याद करोगे तो। और लेफ्ट से राइट जाते हुए मैंने बोला था कि मेटल से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक से नॉन मेटेलिक जाते हैं हम तो अट्रैक्टिव टेंडेंसी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो साइज क्या होता है? छोटा होता है लेफ्ट से राइट जाते हुए, सिखाया था। फिर आयनिक रेडियस में मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखाई थी कि जब एटम्स आयंस बनते हैं, जब एटम्स आयंस बनते हैं तो आयंस दो तरह के होते हैं, कटायन और एक बोलो क्या, अनायन। अब अगर कटायन बनते तो साइज छोटा रहता है और अनायन बनते तो साइज बड़ा। इसके पीछे लॉजिक था, आपको याद आ रहा हो तो। कटायंस में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लॉस, तो हमारे प्रोटॉन्स रहते हैं ज्यादा और इलेक्ट्रॉन रहते हैं कम, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, साइज क्या हो जाता है? छोटा होता है। तो कटायंस अपने एटम से बोलो, पेरेंट एटम से बोलो क्या थे? छोटे, और अनायन अपने पेरेंट एटम से क्या थे? बड़े। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा यार, तो ये सब आपको पढ़ाएगा आयनिक रेडियस में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला बड़ा जबरदस्त, इसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होने के बाद ना आपको इस चैप्टर का बड़ा मेन इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, पढ़ाया क्योंकि आपको चैप्टर ना। चलो शुरू करते। सो नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये जो इंथैल्पी शब्द है ना, ये आप मान के चले एनर्जी के लिए ही है। इंथैल्पी और एनर्जी आप एक जैसा ट्रीट कर सकते हो। किसी को पता है क्लास में क्या होती है वैसे आयनाइजेशन इंथैल्पी? बता सकते हो? नहीं पता? चलिए मैं समझाता हूं क्या होती है आयनाइजेशन इंथैल्पी। आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ बोलो क्या होते हैं? मान लो ऑर्बिटल्स बोलो या ऑर्बिट्स बोलो, जो भी बोलो आप लोग, आपको पता है उनमें क्या घूम रहे होते हैं? बोलो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, है ना? कैसे मर्जी इसको बना लो, इन सब में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाउंड है? भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से बोलो क्या है?
बाउंड है। अच्छा क्यों बाउंड है? क्योंकि न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बोलो क्या है नेगेटिव चार्ज, सो न्यूक्लियस ऑलवेज बाउंड्स द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट ना, उसको बाउंड करके बैठा हुआ है। बट आप मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी ने भी बाउंड करा हुआ है, तो चलो एक चीज और बताओ पहले, उससे पहले बाउंड करा हुआ है तो क्या सबको सेम स्ट्रेंथ से बाउंड करा हुआ है? जरा बताओ सबसे ज्यादा उसने किन इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करा होगा? जो सबसे नजदीक होंगे। और सबसे लूजली बाउंड कौन से होंगे? जो सबसे दूर होंगे। और ये वो बच्चे जिन्होंने मुझसे बोहर मॉडल पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 के अंदर, वो तो आप जानते भी हैं कि सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बोलो सबसे नेगेटिव था। याद करो, सबसे ज्यादा बाउंडेशन उन्हीं का था और दूर वाले का बाउंडेशन क्या था? कम था। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी चिंता ना करें, क्योंकि वो भी ये बात बहुत सिंपली सोच सकते हैं कि अगर न्यूक्लियस के नजदीक में कोई ऑर्बिटल है तो वो ज्यादा बाउंडेड होगा, और जो जितना दूर होगा ऑर्बिटल वो उतना ही कम बाउंडेड होगा। तो मुझे इतना तो पता है कि सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड है, बट ऑल ऑफ दीज आर नॉट बाउंडेड टू द सेम स्ट्रेंथ। सेम स्ट्रेंथ से सारे बाउंड नहीं है। अब बात आती है कि क्या ये जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है, क्या इनको फ्री कराया जा सकता है? तो क्या किसी भी बाउंड चीज को फ्री करा सकते हैं? समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि खुशी ने ये पेन पकड़ रखा है, खुशी पेन पकड़ लो, है ना, इसने बाउंड कर रखा है इसको, है ना। हो सकता है कोई छोटा बच्चा छीनेगा तो भाई ना छीन पाए, क्योंकि वो एनर्जी क्या लगा रहा है, बोलो कम लगा रहा है। लेकिन अगर कोई बड़ा खींचना चाहे तो ऐसे करके, अरे छोड़ जाए इसमें, पहले बाउंड करो, हल्का सा बाउंड करो। तो मैंने खींचा नहीं छूट रहा, मैंने खींचा नहीं छूट रहा, लेकिन एक स्ट्रेंथ लगाने के बाद बोलो क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी के बाद क्या होगा? कोई बाउंड चीज भी बोलो क्या हो सकती है? फ्री हो सकती है। सहमत हो कि नहीं? नहीं समझे भाई? इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड ही तो कर रखा है ना। हाँ, किसी को ज्यादा बाउंड कर रखा है, किसी को कम। मैं ही मानता हूँ सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं को सबसे कम स्ट्रेंथ से उसने बाउंड करा हुआ है। और किसी भी बाउंड चीज को हम एनर्जी देके बोलो क्या कर सकते हैं? बोलो छुड़ा सकते हैं। बिल्कुल, आपने भी कोई चीज बाउंड कर रखी है, मैं उसको ज्यादा ताकत लगा के बोलो क्या कर सकता हूँ? फ्री कर सकता हूँ। इसका फंडा कुछ ऐसा होता है, अगर आप समझना चाहें ना, कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ ना कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। जब हम इसको एनर्जी देते हैं ना बच्चों, जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो ये कैसे घूमना शुरू करता है? एनर्जी मिल रही है और मिल रही है। नहीं समझे क्या हुआ? मतलब कि क्या होता है, इसको एनर्जी मिलती रहती, तेज होता रहता है। जब ये बहुत तेज हो जाएगा तो इस न्यूक्लियस जो उसको बाउंड नहीं कर पाएगा, और वो यहां से बोलो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो एक सर्टेन एनर्जी देने के बाद हर एटम अपने सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बोलो क्या कर देगा? फ्री कर देगा। समझने की कोशिश करनी है मैंने क्या बोला है भाई? मैंने बोला ईच एंड एवरी एटम बाउंड देयर इलेक्ट्रॉन्स विद सम स्ट्रेंथ, एंड नॉट ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द सेम स्ट्रेंथ। सब सेम स्ट्रेंथ से बाउंड नहीं है, some are tightly bound and some are loosely bound. So मैं आपसे बात कर रहा हूं the energy required to remove the loosely bound electron from an atom. सबसे loosely bound electron किसी एटम से निकालने के लिए जितनी एनर्जी खर्च हो जाती है, उस एनर्जी को बोलो क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। एंथैल्पी बताऊंगा बाद में क्या चीज को स्पेसिफिकली एंथैल्पी क्यों बोला, तो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। एंड व्हाई वी यूज आयनाइजेशन टर्म? क्योंकि आप मुझे बताइए, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बोलो आयन। तो एक एटम को आयन बनाने के लिए जितनी एनर्जी खर्च हो जाती है उसको बोलो हमने क्या बोल दिया? आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। चिंता मत करिए, आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझना है इस चीज को। तो मैंने क्या बोला बच्चों? मैंने बोला था मिनिमम। अब क्योंकि मिनिमम शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि बच्चा ये भी तो कह देगा ना सर सबको छुड़ाने में सेम एनर्जी तो नहीं लगेगी, अंदर वाले को ज्यादा लगेगी। तो मैंने बोला था मिनिमम एनर्जी, जो सबसे लूजरी वाले को निकालने में जो एनर्जी लगी ना, उसी को ही कहा जाता है बोलो क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अंदर वाले को निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी एटम के सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए जितनी एनर्जी खर्च हो जा रही है, उस एनर्जी को बोलो क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। अब मन में ये कि खर्च कैसे हो रही है सर? क्योंकि मैंने आपको बता दिया भैया कोई भी चीज बाउंड है तो मैं अगर एनर्जी लगाऊंगा तो डेफिनेटली छिन जाएगी। आप बाउंड करो, मैं एनर्जी लगाऊंगा तो एक सर्टेन एनर्जी के बाद क्या हो जाएगी? छिन जाएगी। बोला है कि नहीं? है ना। आप अपने आप को सब बच्चे ने एटम मान के चलो, आप अलग अलग एटम उस क्लास के, और सबने अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अपने किताबों को पकड़ रखा है ना। तो मैं जब इलेक्ट्रॉन छीनने जाऊंगा तो मेरे को हो सकता है किसी एटम से इलेक्ट्रॉन छीनने में एनर्जी कम लगे और किसी एटम से इलेक्ट्रॉन छीनने में एनर्जी बोलो क्या लगे? ज्यादा। ऐसा ही होता है प्रेडिक्टेबल के अंदर भी। फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छुड़ाने जाओगे ना तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। सोडियम से छुड़ाने जाओगे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। कम कहने का मतलब ये होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी छोड़ देता है। फ्लोरीन इतनी जल्दी, तो हो सकता है क्लास में कोई बच्चा हो जो इतनी जल्दी ना छोड़े और कोई ऐसा बच्चा हो जो जल्दी से छोड़ दे। तो इसका मतलब सबका आयनाइजेशन एनर्जी बोलो क्या होता है? अलग अलग होता है। अब बच्चे कहेंगे सर ये पढ़ा क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं ये सब चीजें, क्या मतलब है? अब बच्चों मुझे एक बात हो, मैं आपसे एक बात कहूं कि मेरे पास एक ए एटम है और एक मेरे पास बी एटम है, और मैं आपसे ये कहूं कि इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 50 जूल की है
और इसकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो 200 जूल की है। तो आप मुझे बताइए जरा, जल्दी रिएक्टिव कौन सा होगा? जल्दी से रिएक्ट कौन कर जाया करेगा? अच्छा, जल्दी रिएक्ट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी लूज गेन करे वही तो जल्दी रिएक्ट करेगा ना। तो आप मुझे बताइए ए वाला जल्दी रिएक्ट करेगा, बी वाला? ए वाला, क्योंकि ए वाला 50 जूल लेते के साथ ही फ्री कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन को, और बी वाला बोलो कितने से? बोलो 200 जूल से। अब बी वाला अगर ज्यादा एनर्जी ले रहे हैं, इसका मतलब लॉजिकली ये भी फिट बैठ रहा है कि उसका जो स्ट्रक्चर है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़ा स्टेबल है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। अगर किसी केस में आयनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा लग रहा है, इसका क्या इशारा जा रहा है? इसका इशारा ये जा रहा है कि वो कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी बहुत स्टेबल है। आपके एक बार ना नियोन के इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन इंथैल्पी ढूंढ लो, इसकी बहुत ज्यादा मिलेगी। इसकी मिल जाएगी मान लो 400 जूल। कितनी मिल जाएगी बोलो? तो 400 जूल एनर्जी लगेगी नियोन के इलेक्ट्रॉन छुड़ाने में, बिकॉज नियोन का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी बोलो क्या है? बहुत स्टेबल है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को इतने आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। नहीं आया साक्षी, मेरी बात समझ में? क्या सो वो सब बात की बात है, वो सब बहुत मैं आगे लेके आप लोगों को, लेकिन आपको पहले समझना क्या जरूरी था? सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि व्हाट इज आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो मैंने क्या लिखा? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom। गैसेस का इतना टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, बस मैं आपको बताना चाहता हूं आइसोलेटेड। भाई ये आइसोलेटेड क्यों बोला इन्होंने? सुन लीजिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। हमें देखो एक शब्द पकड़ना है ताकि हम सारी चीजों को कॉन्सेप्टवाइज बहुत अच्छे से समझ सके। कह रहा था मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो हमें लग जाती है टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड। आइसोलेट का मतलब होता है जब कोई चीज अकेले हो। कैसे बोलो? बोलते हैं इसको आइसोलेट करो, कोरोना टाइम बोल रहे थे इसको आइसोलेट कर दो, मतलब अकेला कर दो। तो कह रहा है अकेले आइटम होना चाहिए। सोडियम है तो वो सोडियम ही होना चाहिए, उसके साथ में और कोई एटम जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। क्लोरीन है तो बस क्लोरीन होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, फिर देखना कितनी एनर्जी लग रही है। ऐसा क्यों बोल रहा है? सोचो आपने NaCl का मॉलिक्यूल ले लिया और तुमने सोचा अब मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकाल के देखूं, तो ऐसा हो सकता है ना कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन पे क्लोरीन के न्यूक्लियस की भी पकड़ो, फिर आप एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन फ्री कराने में कितनी एनर्जी लगी, बिकॉज सोडियम का न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट कर ही रहा होगा, क्लोरीन का न्यूक्लियस भी सोडियम के इलेक्ट्रॉन को बोलो क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसलिए उन्होंने बोला कि अगर आप एग्जैक्टली जानना ही चाहते हैं कि एक एटम कितनी एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देता है, तो उसको अकेला रखिए, किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड मत रखिए, अदरवाइज वो कंबाइंड एटम जो है ना वो भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डालेगा। नहीं है मेरी बात समझ में क्या कहना चाह रहा है? उसने बोला एटम को कैसा रखना है? बोलो आइसोलेट। आइसोलेट मतलब अकेला एटम लेना है, फिर देखना है कि उसका सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से निकल जाएगा, वही उसकी बोलो क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। एंड व्हाई वी केप्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनको अकेला रखने की क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर किसी के साथ रखा तो हो सकता है उसके इलेक्ट्रॉन पे इसका भी कुछ इंफ्लुएंस लग रहा हो। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन पे हो सकता है किसका इंफ्लुएंस लग रहा हो? बोलो क्लोरीन का, तो थोड़ा सा एनर्जी अलग लग जाए। अगली बार सोडियम कंबाइन हो गया, मान लेते हैं ऑक्सीजन से या OH से, या मान लो कि मैंने मान लिया फ्लोरीन से कंबाइन हो गया, तो फिर अलग आ गया सोडियम के इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि अब फ्लोरीन का इन्फ्लुएंस आ गया, तो हर बार अलग आंसर आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि आइसोलेट एटम लीजिए और फिर देखिए कितनी एनर्जी उस पर लग रही है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वही उसकी बोलो क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। डेफिनेशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले बस ये बताइए। नहीं आया समझ? सबको क्लियर हो गया? अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि क्या हर एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी एक जैसी होगी? सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि सबने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट डिस्टेंस से बाउंड करा हुआ है। किसी ने थोड़ा टाइटली और किसी ने थोड़ा लूज। आउटर वाला भी है ना किसी का, तो किसी का थोड़ा टाइटली बाउंड और किसी का थोड़ा लूजली बाउंड है। क्योंकि सोडियम की अगर मैं बात करूं ना बच्चों, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,8,1। आप जानते हैं इसको एक इलेक्ट्रॉन की कोई खास जरूरत है नहीं, आपने बचपन में पढ़ा भी है, ये एक लॉस कर देगा तो ही स्टेबल हो पाएगा, बोला है कि नहीं? तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को कोई खास स्ट्रेंथ से बाउंड, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज बोलो क्या होना चाहती है? स्टेबल। तो वो इस एक इलेक्ट्रॉन को कोई बहुत स्ट्रेंथ से बाउंड नहीं करता, इसका एक इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी निकलता है, बड़ी जल्दी निकलता है। बट यही बात करो ना फ्लोरीन की, तो इसका तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन निकालने में भैया बहुत मेहनत लगने वाली है, बिकॉज इसको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। आशीष यहां पर अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये 2,8 यानी नियोन जैसा हो जाएगा। आप इसमें से एक लेने जाएंगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, उसमें से एक लेने जाओगे एनर्जी कम लगेगी। ऋषभ नहीं आ रही बात सुनने? सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने जाओ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने जाओ, एनर्जी कम लगेगी, फ्लोरीन में से निकालने जाओ एनर्जी ज्यादा लगेगी। लॉजिक सोचो क्यों लगेगी? क्योंकि सर सोडियम लॉस करने से उसको फायदा है, सर सोडियम को इलेक्ट्रॉन लॉस करने से फायदा है, नियोन जैसा बन जाएगा, और फ्लोरीन को लॉस करने से बोलो क्या? गेन करने से फायदा है। इसलिए अगर इसका इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, सबसे लूजली भी निकालने जाओगे, तो एनर्जी बोलो क्या लगेगी? ज्यादा। निकल जाएगा, सबका इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, नोबल गैसेस का भी निकल सकता है,
बट किसी में एनर्जी ज्यादा लगेगी और किसी में एनर्जी बोलो क्या लगेगी कम. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. एंड व्हाई वी नीड टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स ना, क्यों पढ़ रहे हैं हम इनको बच्चों, क्योंकि इनसे हमें उनकी रिएक्टिविटी का पता लगता है, उनके नेचर का पता लगता है कि कौन जल्दी लॉस करता है, कौन देर में करता है, कौन जल्दी रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सब बातों के बारे में पता लगता है. सो पहली चीज मैं आपसे कहूंगा, डेफिनेशन सबको क्लियर है कि नहीं? पक्की बात है. चलो अगली चीज डिस्कस करते हैं. अगली चीज है बच्चों, मैं यूनिट की बात करता हूं. यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी. इज, अब बड़ी जरूरी चीज है भाई, बोला किलो जूल पर मोल. क्या बोला? किलो जूल पर मोल. उसने बोला कि भैया जो यूनिट है ना आयनाइजेशन एंथैल्पी की वो है किलो जूल पर मोल. अब ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं. आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज, ऐसे बोल देगा, सोडियम इज प्लस 50 किलो जूल पर मोल. ये वैल्यू गलत हो सकती है बट हमें सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए वैल्यूज देनी है. आसपास ही होती है वैसे, एग्जैक्ट जरूर नहीं कि 50 ही हो, लेकिन लिख रहा है 50 किलो जूल पर मोल. अब क्या मतलब इसका, क्यों ऐसा दिया गया 50 किलो जूल पर मोल? यूनिट किलो जूल पर मोल क्यों ली गई? आप जरा एक बात सोचिए. देखिए अच्छा भाई एक बात और, कितने बच्चों को ये नहीं पता कि एक मोल क्या होता है? ईमानदारी से हैंड रेस करना ताकि मैं जज कर सकूं कि फर्स्ट चैप्टर के बारे में मेरे को पता ही नहीं. एक मोल कितना होता है? हैंड रेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. एक मोल कितना होता है आपको नहीं पता है? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब बोर्ड पे सुनिए भाई, मेरे को बताना पड़ेगा ये चीज, ज्यादा समय नहीं लगेगा. आप सबने 1 दर्जन सुना हुआ है? 1 दर्जन मतलब कितना होता है? 12 चीजें. एक स्कोर मतलब होता है 20 चीजें. ऐसे बंच होते हैं ना, जैसे 1 क्विंटल शब्द का इस्तेमाल तुम 100 चीजों के लिए करते हो, 1 टन के लिए 100,000 चीजों के लिए इंडिकेशन करते हो, ऐसे मानते हो ना? तो वैसे ही ना एक मोल जो होता है ना वो इतने बड़े नंबर को दर्शाता है, 6.022 into 10 की पावर 23 आइटम्स. डोंट वरी. जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 होता है ना, जैसे 1 दर्जन का मतलब कितना होता है? 12 होता है, 12 आइटम्स. वैसे ही बस एक मोल का मतलब इतने आइटम्स होता है. डोंट इंटरप्रेट इट इन डेसिमल. डेसिमल में नहीं है भाई ये. अगर आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो आएंगे? 3 जीरो. वो 3 जीरो इस 23 से कटेंगी तो कितना बचेगा? बोलो 6022 इंटू में कितना आएगा? 10 to the power 20. बोलो कितना आएगा? 6022. और बोलो कितनी जीरो आएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. फिर लगा दू. हाँ कोई नहीं. 1 2 3 4 5 इतने सारे आइटम्स को बोलो हम क्या बोलते हैं? एक मोल. बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की एक मोल क्या आ गया सर. बस इतने सारे अगर आइटम्स होंगे ना तो मैं इतने सारे आइटम्स ना बोल के मात्र क्या बोल दूंगा? एक मोल आइटम. कितना बोल दूंगा? एक मोल आइटम. बस ऐसे बोल दूंगा. बस यही मतलब, ज्यादा नहीं समझना. अभी ज्यादा समझने वाली चीज पहले चैप्टर में, अभी वो बात की बात है. आप बस ये समझे कि 1 दर्जन का मतलब 12, तो एक मोल का मतलब इतना नंबर, और इतना नंबर मैंने दिखाया तो इतना को इंडिकेशन देता है. तो ये बताता है कि सोडियम के अगर 1 मोल एटम लें, फोकस करना बहुत जरूरी बात बोलने वाला हूं. हालांकि यूनिट को समझने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों समझना है भाई, याद कर लो. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग एग्जैक्टली समझे कि यही यूनिट क्यों चूज करेंगे. 1 मोल सोडियम के अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालने जाओगे, सबका 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितनी एनर्जी खर्च होगी? बोलो 50 किलो जूल. कितनी बोलो? अब 50 किलो जूल कितना होता है जरा बताओगे? इसका मतलब होता है 50,000 जूल. कितना बोलो? 50,000 जूल फॉर 1 मोल सोडियम. फॉर 1 मोल सोडियम. 1 मोल सोडियम का मतलब कितना बोलो? इतने सारे सोडियम्स. तो मुझे बताओ अगर मैं हर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो कुछ एनर्जी खर्च होगी? मुझे बताओ. हर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालूं, 2,8,1 1 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो एनर्जी खर्च होगी. वो कह रहा है अगर आप 1 मोल सोडियम से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, मतलब 6.022 की 23 सोडियम से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं. ऋषभ इधर, इतने सारे सोडियम से आप इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो कितनी एनर्जी खर्च होती है? बोलो 50,000 जूल. तो मुझे बताओ 1 सोडियम से कितनी खर्च होगी? बस वैसे ही बता दो मुझे कि बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, बहुत कम लग रही है. अगर इतने सारे सोडियम्स के इलेक्ट्रॉन्स निकालने में मात्र 50,000 जूल एनर्जी लगी है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी लगी होगी? बहुत छोटा वैल्यू आएगा, बहुत छोटा वैल्यू आएगा बच्चों. समझो मेरी बात को. अगर जूल में देखूंगा तो बहुत ही छोटा नंबर आएगा, 0.00000 कुछ करके आएगा. क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतने सारे सोडियम्स में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला और एनर्जी खर्च हुई मात्र कितनी? बोलो 50,000 जूल. तो मुझे बताओ अगर 1 सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कितनी होगी? 50,000 डिवाइड बाय में कितना? बोलो है कि नहीं? और नीचे 10 की पावर 23 है, ऊपर बच्चों 4 जीरो है तो 0.0000000. बहुत ही छोटा नंबर आएगा कि नहीं आएगा? मतलब कि अगर वो आपको यूं सिखाता ना कि 1 सोडियम का
इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी एनर्जी खर्च हो रही है, तो आपको एक बहुत छोटी वैल्यू याद करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती। तो उसने वो याद ही नहीं करवाई। उसने आपको बात कितने पे करी बोलो? 1 मोल पे। कितने पे करी बोलो? बात वही है, सेंस वही है, लेकिन वो 1 पे बताता तो नंबर क्या होता? बहुत ही छोटा होता, थोड़ा सा याद करना हमारे लिए क्या होता? मुश्किल होता। तो उसने बोला कि यार एक इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी बहुत कम लगती है, इसलिए मैं एक एटम के लिए कभी नहीं बताऊंगा, मैं कितने के लिए बताऊंगा बोलो? 1 मोल के लिए बताऊंगा। किसके लिए बताऊंगा बोलो? 1 मोल के लिए। जैसे कि दुकानदार कभी भी आपको 1 ग्राम चीनी का प्राइस नहीं बताता। क्या बताता है आपको 1 ग्राम चीनी का प्राइस? क्योंकि अगर 1 ग्राम चीनी का प्राइस वो आपको बताने लगा तो वो प्राइस है 0.04 रुपीज पर ग्राम। वो आपको कितने का बताता है? 1000 ग्राम का। कितने का बोलो? यानी 1 केजी चीनी का प्राइस बताता है 40 रुपए। कितने बताते बोलो? 40 रुपए। समझने की कोशिश करना, क्योंकि वो आपको ना इजी टू अंडरस्टैंड है वैल्यू। अगर आप 1 ग्राम के लिए बताएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो अगर वो 1 सोडियम के लिए बताता है कि 1 सोडियम के लिए इतनी एनर्जी लग रही है, तो ये नंबर हमारे लिए याद करना क्या होता है बोलो? बहुत मुश्किल होता। अगर 1 सोडियम के लिए बताता तो उसने कितने के लिए बताया बोलो? 1 मोल के लिए। मतलब कि अगर 1 मोल सोडियम के हम इलेक्ट्रॉन्स निकालें, कैसे? अरे भैया इतने सारे सोडियम लिए, हर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने लग गए, तो कुछ एनर्जी लगी। बोलो कितनी लगी? बोलो 50 किलो जूल। कितनी लगी बोलो? 50 किलो जूल। बात तो सेम ही हो गया ना? अरे बात तो क्या हो गया बोलो? सेम ही तो हो गया। समझे नहीं? क्या दुकान पे जब गोल्ड लेने जाते हो, कभी गोल्ड में किसी ने किलो में आपको प्राइस बताया? क्योंकि अगर वो केजी में आपको गोल्ड का प्राइस बताता ना तो होश उड़ जाते, क्योंकि 70,000 रुपए का 10 ग्राम आता है ना? तो कितना हो गया? अगर 100 ग्राम भी लेना है तो कितना हो गया? 7 लाख हो गया। और अगर उसका 10 गुना कर दोगे तो बेसिकली कितना होगा? 70 लाख। कितना हो गया? तो 70 लाख रुपए किलो अगर वो आपको गोल्ड बोल देता तो वैसे ही होश उड़ जाते, उठ के चल देते वहां से कि हम नहीं खरीद सकते भाई, 70 लाख कहां से लाएंगे। लेकिन वो आपको बताएगा 7,000 रुपए ग्राम। 7,000 रुपए ग्राम। तो वो आपको हमेशा वो नंबर्स बताना चाहते हैं, हम हमेशा वो नंबर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसपे चीजें क्या हो? इजी टू कन्वे हो। इजी टू बोलो क्या हो? मैसेज वही है, 1 किलो रहेगा वो 70 लाख का ही, लेकिन बोलेगा वो आपको 1 ग्राम के लिए। नहीं आया समझ में? अगर वो आपको 1 सोडियम के लिए बताते हैं कि 1 सोडियम में इतनी एनर्जी लग रही है, तो वो नंबर बड़ा अजीब सा लगता है, 0.00000000 इतनी एनर्जी लग रही है। उसने कहा इसके लिए बताएंगे 1 मोल के लिए बता दो। कितनी बात बोलो? 1 मोल के लिए बता दो, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं समझ में आ रहा? ऐसे मुझे बताओ जरा क्या मतलब है इसका बोलो? आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। सब बच्चे, आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज, इसमें ज्यादा लगेगी, इसमें लगी मान लो 350 किलो जूल पर मोल। क्या मतलब है इसका बताओगे आप लोग? इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास 1 मोल फ्लोरिन्स हो, कितने हो बोलो? 1 मोल फ्लोरिन्स, यानी इतने फ्लोरिन्स, और उनमें से मैं इलेक्ट्रॉन्स निकालूं, उनमें से मैं इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हर एक में से एक ही निकालना है ना। तो जो मेरी एनर्जी खर्च होगी बोलो कितनी होगी? 350 किलो जूल। अब 350 किलो जूल कितना होता है यार? इतना ही तो होता है। 3,50,000 जूल की एनर्जी लग रही है इतने सारों में से निकालने के लिए, तो एक में से तो बहुत ही कम खर्च हो रही है। ये नंबर बहुत बड़ा है बच्चों, देख रहे हो आप लोग? तो इतने सब में से निकल जाती है, सिर्फ 3,50,000 जूल की एनर्जी लगती है। तो अगर एक की पूछें, 1 फ्लोरीन की पूछें, 1 फ्लोरीन की पूछें, तो एनर्जी कैसी लगेगी? बहुत ही कम लगेगी। तो एक का कभी नहीं बताएगा। कितने का बताएगा बोलो? 1 मोल का। तो उसने बस सबके लिए बोलो क्या स्टैंडर्ड चूज किया कि हम जब भी किसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बताएंगे तो हम कैसे बताएंगे? कितनी किलो जूल एनर्जी लगती है उस एटम के 1 मोल एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में। अरे बात तो वही है यार, 1 मोल का अगर पता लग गया तो एक का पता लग जाएगा ना। निकालने का मन हुआ कभी तो निकाल लेंगे ना 1 मोल का, 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 एटम का। नहीं आ रहा समझ में? गेट माय पॉइंट? 2 बातें समझ में आनी चाहिए अब तक जितना मैंने पढ़ा है। पहली चीज डेफिनेशन, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? सर दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, जितना एनर्जी लग जाएगा उसको बोलो क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड चीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसमें मेजर होती है बोलो? किलो जूल पर मोल। तो जब भी आपको वो किसी एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बताएगा इतने फलाना किलो जूल पर मोल, आपको समझना है कि उसके अगर मैं 1 मोल एटम्स लूं और सब में से एक इलेक्ट्रॉन निकालूं, निकालना ही है, ध्यान रखना आयनाइजेशन एंथैल्पी में, एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो कितनी एनर्जी खर्च होगी? 350 किलो जूल इसमें 50 किलो जूल। नहीं आ रहा समझ? देखो मेरा आपसे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है बच्चों, अगर तुम समझो तो। समझे नहीं? आप पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो। मेरे को भी कम समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूं इतने सारे लॉजिक देख भाई जतिन, कोई नहीं इसको फ्री कर दे। मैं बोल रहा हूं कि यहां पर 50 किलो जूल पर मोल दिया है। इसका क्या मतलब? पर मोल का मतलब क्या है? 1 मोल सोडियम्स के इलेक्ट्रॉन्स निकालने में कितनी एनर्जी खर्च होती है? 50 किलो जूल। 1 मोल का मतलब समझते हो? इतने सारे सोडियम्स में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी टोटल बता दी उसमें। टोटल कितनी एनर्जी खर्च हुई? 50,000 जूल। तो आप बताओ अगर मैं 1 सोडियम की निकालूंगा तो 50,000 डिवाइड करना पड़ेगा ना इससे।
तो तुम एक सोडियम की जो एनर्जी आएगी बहुत छोटी आएगी कि नहीं आएगी। तो वो नंबर बहुत छोटा सा था, बहुत खराब सा था, तो वो हमें याद नहीं कराया। उन्होंने कहा यार सबके इतने छोटे छोटे नंबर याद कराएंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इनको सबको एक मोल पे दिखा दो ताकि एक मोल पे ठीक ठाक नंबर भी दिखे, एक मोल पे ठीक ठाक नंबर दिखेगी। भैया इतना एनर्जी खर्च हो जाता है जब एक मोल के लिए निकालते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मैं क्या कहना चाहता हूं? बस ये वाली रीजन था कि इसलिए किलो जूल पर मोल चूज किया गया। अक्षर बात समझ में आ गई। सेकंड, दो बातें समझ में आ गई, डेफिनेशन और बोलो क्या, यूनिट, बहुत जरूरी है। तीसरी चीज समझते हैं बच्चों, आपको एक बात और समझनी पड़ेगी। मान लीजिए एक्स एटम है, अगर इस एक्स एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसमें से निकल गया इलेक्ट्रॉन, और मुझे बताइए एटम कैसा बन जाएगा, एक्स प्लस। क्या बन जाएगा बोलो? क्या तुम्हें ये बात पता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक बहुत सिंपल सी बात है, हर एटम अपने आप में बोलो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसमें जितने पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं उतने नेगेटिव बोलो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी के पास, अरे सोडियम ही मान लो, 11 प्रोटॉन्स होते हैं बच्चों, और 11 ही बोलो क्या होते हैं, 2,8,1 करके। तो अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब 11 प्रोटॉन बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन 10, चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। कैसा आ जाएगा बोलो? तो मैं बोल रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन निकलते किसी पे कैसा चार्ज आएगा बोलो, एक्स प्लस पॉजिटिव। इसको बच्चों बुलाते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन। अब आपको समझ में आएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है जब किसी एटम से हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालने आते हैं तो जो भी एनर्जी खर्च होती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो यहां पर मान लो कि एनर्जी हमारी लग गई 50 किलो जूल पर मोल। अब यूनिट पे छोड़ दो, अब ध्यान दो एनर्जी पे, 50 किलो जूल एनर्जी लगी। लेकिन कहते हैं कि अगर दोबारा से इसका इलेक्ट्रॉन निकालने चले जाओ, अगर दोबारा से इसका इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मुझे बताओगे अब क्या बनेगा? बहुत अच्छे, X2 प्लस, किसी ने बोला X2 प्लस बनेगा सर। अगर उस X प्लस में से दोबारा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो क्या बनेगा बोलो, 2 प्लस। क्योंकि मान लीजिए कि अगर दोबारा से इलेक्ट्रॉन निकाला तो अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है 2 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा रह गए होंगे, तो कैसा चार्ज आ जाएगा बोलो, +2 का। ये नहीं आ रहा समझ में? इस बार जो एनर्जी खर्च हुई है इसका नाम रखा गया सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या नाम रखा गया बोलो? एंड कौन बच्चा थोड़ा दिमाग लगा के बताएगा कि अगर पहली बार 50 खर्च हुई है तो इस बार जो एनर्जी खर्च होगी वो 50 से ज्यादा खर्च हुई होगी या कम खर्च हुई होगी? ज्यादा। कितनों को लगता है कि ज्यादा खर्च हुई होगी? सर डेफिनेटली इस बार एनर्जी और ज्यादा लगी होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में। बहुत बढ़िया, मतलब मेजॉरिटी बात फेवर कर रही है ज्यादा की तरफ, और कम वाले, अक्षत क्या लगता है, कम ज्यादा ही लगता है? हाथ खड़ा करो उसमें। तो बच्चे बोलेंगे अच्छा ज्यादा क्यों लगा आप लोगों को? क्योंकि आपको लगा सर और अंदर का इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे। चलो और अंदर का इलेक्ट्रॉन छोड़ो, मैं मान लेता हूं एक सिंपल सा लॉजिक। पहले 11 प्रोटॉन ने कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रखा था? 11 को। ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, सोचो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब मुझे बताओ 11 ने कितनों को होल्ड कर रखा? 10 को। 11 ने कितनों को रखा? 10 को। एक निकलने के बाद 11 ने 10 को अब थोड़ा और टाइटली होल्ड कर लिया होगा। अब इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए क्या हो गया होगा? और मुश्किल। और दूसरी वजह की बात बता दूं, इस बार आप पॉजिटिवली चार्ज आयन में से किसी नेगेटिव चीज को निकालने की कोशिश कर रहे हो, इस बार और डिफिकल्टी होगी, इस बार इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल होगा। इसलिए हमेशा सेकंड वाली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो फर्स्ट वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी से बोलो क्या होती है? ज्यादा होती है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम। तो आप क्या बोलोगे? सर आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन द एटम विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज and now it become difficult for the negative electron to remove from the positively charged ion। अब हमारे इलेक्ट्रॉन को निकलना मुश्किल हो जाता है किसी भी पॉजिटिव स्पीशीज से, इसलिए एनर्जी इस बार बोलो क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। तो इस बार जो एनर्जी लगी ना बच्चों, मान लेते हैं इस बार लगी 80 किलो जूल पर मोल। कितनी लगी बोलो? और अगर मान लो मैं दोबारा निकालने चला जाऊं तो बोलो क्या होगा? निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब की क्या बनेगा? X3 प्लस। इसको बोलो क्या बोलेंगे? थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और वो सेकंड से ज्यादा होगी या कम होगी? अब और ज्यादा होगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं प्रोटॉन उतने ज्यादा पड़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कम, तो पकड़ थोड़ी सी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब ये पढ़ के आएगा रायनिक रेडियस के अंदर। अगर अट्रैक्शन बढ़ रही है ऑब्वियस सी बात है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होता है, दूसरा उससे मुश्किल, तीसरा उससे मुश्किल। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ही इलेक्ट्रॉन निकालने से होता है। अगर उसने बोला फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एटम की है तो आप बोल रहे हो कि मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलो क्या? सेकंड निकाल रहा हूं। थर्ड बोलो तो क्या है? थर्ड निकाल रहा हूं। सो कितना आएगा बोलो? इस बार हो सकता है और ज्यादा लग जाए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बढ़ती जाएगी। अरे 3 तक समझते बस, 3 से ज्यादा नहीं। वंश नहीं आया समझ में? तो एक क्वेश्चन आएगा, व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी and similarly
थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी। एक्सप्लेन करोगे? बोलो क्या कारण है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया भाई, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ये आयनाइजेशन इंथैल्पी समझ में आया आप लोगों को क्या चीज है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। इफ यू आर रिमूविंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, then it is said to be the first ionization enthalpy. If you remove the second electron, then it is our second ionization enthalpy. और अगर तीसरा निकालने चले गए तो बोलो क्या? थर्ड है। क्लियर होता कि नहीं होता? सो गाइज, क्या रीजन है कि सेकंड वाली फर्स्ट से ज्यादा है और थर्ड वाली सेकंड से भी ज्यादा है? इसका क्या कारण है बोलो? तो हम बोलेंगे ऑन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स, ओए बातें नहीं करनी है यार। चलो भाई बोर्डे पढ़ो, क्या बोल रहे हैं भाई क्लास? ऑन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिकम हायर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉन्सिक्वेंटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है, आप इसको ऐसे समझिए कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है, ये मैंने सेकंड चैप्टर में हालांकि सिखाया था आप लोगों को, जो इलेक्ट्रॉन्स को फील होता है कि कितना अट्रैक्शन फील हो रहा है। अगर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ फील हो रही है 11 की वजह से। लेकिन अगर 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है तो अब इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी अट्रैक्शन कैसी महसूस होती है? ज्यादा। इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वही बात बोलेंगे 11 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन बचे, तो अब पकड़ थोड़ी सी और ज्यादा होगी, तो वो इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो कहते हैं कॉन्सिक्वेंटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग and it become more and more difficult to remove the electron from the atom, and hence we can say that the second ionization enthalpy is greater than the first and the third ionization enthalpy is greater than the second ionization enthalpy. नहीं है मैं समझ में? सिंपल है ना? सो यहाँ पर क्या बोलेंगे? and hence we can say that आएंगे उस पे आएंगे। ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड अच्छा भाई, तो मुझे बस एक बात बता दो, अगर मैं ये लिख रहा हूं तो क्या तुम्हें इसका मतलब समझ में आ रहा है कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा है और सेकंड वाली बोलो किससे ज्यादा है? बोलो फर्स्ट से। अगर तुम्हें इसका पैटर्न ये वाला समझ में आ गया है तो फिर ये टॉपिक भी तुम्हें क्लियर है। क्या मैं मान के चलो कि तुम्हें ये वाली बात भी क्लियर है? हर एटम की हमेशा सेकंड वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट वाली से बोलो क्या होगी? ज्यादा होगी, और थर्ड वाली उसकी सेकंड से बोलो क्या होगी? ज्यादा। क्लियर होता है कि नहीं होता? नहीं आ रहा समझ में आयुष? पक्का? ये एक ही एटम की बात हो रही है गाइस, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। किसकी बात हो रही है? बोलो एक ही एटम की। एक ही एटम का पहला निकाला, एक ही एटम का दूसरा निकाला और एक ही एटम का तीसरा निकाला, तो पता लगा तीसरे वाले को निकालने में सबसे मेहनत लग रही है भाई, क्योंकि तीसरे वाले तक क्या हो चुका है? प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो पकड़ थोड़ी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल है। इसे सबसे मुश्किल जो इलेक्ट्रॉन निकालना है तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, फिर दूसरा, और सबसे इजीली बोलो कौन सा? पहला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो मुझे तीन बातें भैया आप बताइए, समझ में आ रही कि नहीं? पहली बात, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? क्लियर है सर, ये तो बात समझ में आ चुकी है, अब तो इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब सर ये आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी एटम की हमें जो बुक्स में मिलती है, किसमें मिलती है? बोलो किलो जूल पर मोल में। किसमें? बोलो किलो जूल। उसने हमेशा हमें बताया कि एक मोल अगर एटम्स लिए जाए तो उसके इलेक्ट्रॉन निकाले जाए तो इतनी लग जाएगी एनर्जी, एक मोल में बताया, क्योंकि वो एक्चुअली में एक एटम के लिए जो एनर्जी लग रही थी वो बहुत ही मामूली सी थी, तो उसने एक के लिए ना बता के कितने के लिए बताया? बोलो एक मोल के लिए। लेकिन आपको पता लगता है बात तो वही है भाई, अरे बात तो वही है। अरे यार कोई 1 किलो चीनी 40 रुपए की बोले या 5 किलो चीनी आपको 200 रुपए की बोले, क्या सेंस सेम नहीं है? सेंस तो सेम है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही चीज है, वो एक के लिए तो उतना ही निकल के आएगा जब मर्जी निकाल लो, बस वो एक के लिए बताता नहीं है आपको कितनी बताता है। बोलो एक मोल के लिए। डेफिनेशन क्लियर, यूनिट क्लियर,
तीसरी चीज जो क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि एक ही एटम की आपको कई तरह की आयनाइज एंथैल्पी मिल सकती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आपको पता लगेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का मतलब क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो फर्स्ट आयनाइज एंथैल्पी, सेकंड निकाल रहे तो बोलो क्या सेकंड आयनाइज एंथैल्पी, और तीसरी निकाल रहे तो बोलो क्या थर्ड आयनाइज एंथैल्पी। नहीं आया समझ में। और थर्ड वाली जो होती है हमेशा सेकंड से ज्यादा, और सेकंड वाली बोलो क्या होती है फर्स्ट से ज्यादा होती है। ये वाली बात भी क्लियर होगी। आयुष डाउट लग रहा है? चलो अब एक बात और सुनो, ट्रेंड को पकड़ते हैं एक बार ट्रेंड पकड़ते हैं। हाँ बच्चों क्या हुआ, बोलो बोलो। हैं? अच्छा अगर आपको लगता है ना तो एक क्वेश्चन मुझे करके बता सकते हो आप लोग। ये क्वेश्चन है वाई, एक क्वेश्चन आता है वाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम is lower than the first ionization enthalpy of magnesium, but बच्चों बोर्ड पे, but second ionization enthalpy of sodium is higher than the second ionization enthalpy of magnesium। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। थ्योरेटिकली के लिए लिखवाऊंगा बाद में, समझा पहले दूंगा, सारा का सारा लिखवा दूंगा उसके बाद में, पहले टॉपिक आज का पूरा करूंगा। क्या क्वेश्चन है अगर पढ़ के देखो सब बच्चे, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया? पढ़ लिया? अब देखो जो नए बच्चे हैं उनको एक छोटा सा प्रॉब्लम आ सकता है जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा ना 1s2 2s2 करके, जो बिल्कुल रिसेंट आया उनको आएगा। वंश समर यहां तक आप लोग आए थे, आपको मैंने करवा दिया था, बस उसके बाद 3-4 जो बच्चे आए ना, 2-3 बच्चे जो आए उनको दिक्कत आ सकता है, लेकिन मैं फिर भी वही 10th क्लास वाला तरीका थोड़ा सा यूज करके आपको पहले बताता हूँ। दोनों तरीके से बताऊंगा। क्या तुम जानते हो कि सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 10th के हिसाब से क्या होता है 2,8,1, और मैग्नीशियम का बोलो क्या होता है 2,8,2। क्या बचपन से तुम्हें ये सिखाया गया है कि हर कोई चीज सबसे ज्यादा स्टेबल तब है जब वो नोबल गैस जैसी है? क्योंकि नोबल गैसेस सबसे ज्यादा बोलो क्या होती है स्टेबल होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है नोबल गैस का। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नियोन के बाद 2,8 होते हैं, और उनके बाद 2,8,8 होते हैं। हर कोई इन्हीं के जैसा बनना चाहता है, इन्हीं का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। सुना क्लियर है वाली बात है ना? अब मेरी बात को बोर्ड में समझोगे। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स 2,8,1, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स 2,8,2। आपको क्या लगता है कि पहला इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से लीव करने की सोच सकता है? किसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है? सोडियम एक लॉस करते ही नियोन बनेगा, आपको पता है। सोडियम एक लॉस करते ही क्या बनेगा बोलो नियोन, बट वो एक लॉस करते ही कुछ भी नियोन जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन, सोच लो उसको कौन सा एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से फायदा होने वाला है। फायदा कब होगा जब वो नियोन बनेगा। और बचपन से आपको सिखाया गया होगा कि सोडियम बनाता है Na+, मैग्नीशियम क्या बनाता है बोलो Mg2+, क्योंकि उसको 2 लॉस करने से फायदा, एक लॉस करने से फायदा। तो जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो किसका इलेक्ट्रॉन आसानी से छूट जाएगा? सोडियम का। देखिए दुनिया में हर कोई स्टेबल होना चाहता है, सिंपल सी बात है। अब सोडियम का निकालने के, सोडियम कह रहा है मैं तो छोड़ दूंगा आसानी से, मेरे को तो स्टेबिलिटी मिलने वाली है। तो सोडियम ने अपना पहला इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ दिया, और वहीं मैग्नीशियम ने अपना पहला इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी तो छोड़ा जरूर, बट उतनी जल्दी। इसीलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की बहुत कम है। किससे बोलो? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। सबको समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आप मुझे एक बात बताओ अक्षरा, कि यहां पर जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो ये क्या बन जाएगा भाई साहब? ये बन जाएगा Na+। क्या बन जाएगा बोलो? यानी 2,8। क्या बन जाएगा बोलो? यानी नियोन बन चुका है। क्या बन चुका बोलो? नियोन। और ये भाई साहब अभी बने हैं Mg+, यानी 2,8,1। अब जब तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो ये कहेगा भैया मैं नहीं देने वाला इलेक्ट्रॉन, अब मैं कौन हूं? अब मैं नोबल गैस जैसा हूं, मेरा कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल है, मैं अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला। बट भाई ऑन द अदर हैंड ये क्या कहेगा? ले जाओ मेरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं अब इसके बाद नियोन बनने वाला। तो समझो मेरी बात को, पहला इलेक्ट्रॉन ये जल्दी छोड़ेगा, ये नहीं छोड़ेगा इतनी जल्दी, क्योंकि उसको छोड़ने से कोई फायदा। तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बड़ी कम होगी, बट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करोगे तो इसकी बहुत ज्यादा होगी और इसकी बहुत कम होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। मिल गया जवाब आप लोगों को अपने क्वेश्चन का? नहीं आया समझ में? और मैं आपको बताऊं ये रटने वाली चीजें नहीं है। अगर आपको लगता है कि रटने वाली, क्यों रट रहे हो भाई? क्या आपको ये कॉन्फ़िगरेशन 10th क्लास में 9th क्लास में नहीं सिखाए गए? क्या सिखाए गए हैं? जितने ऐसे मुंडी ला रही हो 10th क्लास तक, 9th में 2,8,1 सिखाए जाते हैं यार। इसके बिना तुम लोगों ने फिर आयनिक बॉन्ड, मुझे तुम ये बताओ, तुमने आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है ना? तो इसके बिना नहीं पढ़ सकते आप लोग, इसके बिना नहीं पढ़ सकते। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि सोडियम क्लोरीन से कंबाइन हो सकता है? इसी से तो पता लगता है, एक लॉस करेगा क्लोरीन, एक गेन करेगा, कंबाइन हो जाएगा।
तो अरे मेरे को एक बात तो बच्चों, मैं क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं लिखवा रहा हूं सरस्वती इधर, लेकिन मुझे तुम ये बताओ क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया उसका क्या चीज है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम बस कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, देखेंगे भैया उसने ऐसा क्यों बोला। कॉन्फ़िगरेशन से बात पता लग जाएगी कि कब उसका पहले के लिए ज्यादा लग रहा है, इसमें पहले के लिए कम लगेगा, पहले के लिए इसमें क्या लगेगा ज्यादा, लेकिन दूसरे की बात करोगे तो इसका ज्यादा लगेगा और उसका बोलो क्या लगेगा कम। तो क्वेश्चन मतलब समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, इसमें लिख लेंगे बाद में। अब मैं ट्रेंड की बात करने वाला हूं, क्योंकि 10 मिनट में ट्रेंड वगैरह सारा खत्म करूंगा। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड होता है बच्चों कि पीरियोडिक टेबल में ये सीन कैसे रहेगा कि किन एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा, किनका बोलो क्या रहेगा कम। पीरियोडिक टेबल को आप लोग जानते हो, यहां पर हाइड्रोजन होता है, यहां बोलो कौन होता है, हीलियम। और ये ऐसा क्यों बना है भैया, मैं बता चुका हूं तुम लोगों को। क्या बात है, कुछ ऐसा ही होता है ना। बोलो ऐसा ही होता है। अभी छुट्टी नहीं करनी है कुछ क्लासेस, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं जब तक ये सारा समझ में नहीं आएगा ना तब तक बात नहीं बनेगी। सारा मतलब पांचों पार्ट पढ़ने पड़ते हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तब जाके चैप्टर पूरा कंप्लीट होएगा। बीच में कुछ भी छूट गया दिक्कत करेगा। बोलो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, और ऐसे करके सारे परिवार बने हुए। अब ये है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट का सीन, और ये है टॉप टू बॉटम का सीन। जिन बच्चों ने एटॉमिक रेडियस पढ़ा हुआ है ना उनके लिए आंसर करना बड़ा आसान है। बच्चों आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताना, एक बार हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे। लिथियम भाई साहब के पास होता है 2,1, ये लिथियम भाई साहब है, ये हाइड्रोजन भाई साहब है, समझो। सोडियम भाई साहब का 2,8,1, और अगर मैं पोटेशियम तक चला जाऊं ना 2,8,8,1। ओ भाई पढ़ा है? आपसे मैं पूछ रहा हूं, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं। आपको पता है जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं साइज बढ़ता जा रहा है एटम का, पढ़ाया था मैंने, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, शेल बढ़ रही है। और ऑब्वियसली बात है जब साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस की अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से पकड़ भी कमजोर हो रही है, क्योंकि जब ज्यादा दूर होगा तो पकड़ क्या होगी, कमजोर होगी। तो आप मुझे बताइए किन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में एनर्जी कम लगेगी। आदर्श इधर ऊपर से नीचे आते हुए मेरे को दिख रहा है कि साइज ऐसे बढ़ रहा है, तो मुझे बताओ जरा नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स निकालने आसान है या ऊपर वालों के इलेक्ट्रॉन निकालने आसान है? नीचे वालों के, क्योंकि नीचे वालों का जब साइज बहुत बढ़ जाएगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा। सर बात क्लियर हो रही है? तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान हो जाएगा। जितना मैं नीचे आता जा रहा हूं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही बोलो क्या होता जा रहा है, आसान। तो अगर एनर्जी कम लग रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे आते हुए क्या होती है, घटती है। क्या होती है बोलो, मतलब कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम्स बोलो क्या होता है बच्चों, डिक्रीजेस। समझ नहीं आ रहा? नहीं आया ना समझ में? मतलब ये मान लो कि अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी लग रही है 80, तो इसके लिए लग रही है बोलो कितनी, समझो मेरी बात को, इसके लिए लग रही है बच्चों 70 किलो जूल, इसके लिए लग रही है मान लो 50 किलो जूल, इसके लिए लग रही है मान लो 45 किलो जूल, इसके लिए लग रही है जो पोटेशियम के बाद आता है रुबिडियम, फिर आता है सीजियम, फिर क्या आता है बोलो फ्रांसियम। तो जितना मैं नीचे आता जा रहा हूं वैल्यू उतनी बोलो क्या होती जा रही है, कम। और ऐसे कुछ भी कम हो सकती है, मान लो 18 किलो जूल लगी इसके अंदर और लास्ट वाले में लगी 12 किलो जूल। तो ऊपर से नीचे आते हुए पता लग रहा है कि एक मोल एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एनर्जी धीरे धीरे कम लगने लग रही है, सबसे टॉप वाले के लिए ज्यादा लग रही है और धीरे धीरे नीचे आ रहा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ नहीं आया? और अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो आप सब बच्चों को पता है लेफ्ट टू राइट जाते हुए होता क्या है। आपको पता है ये वाले वो आइटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूजिंग टेंडेंसी रखते हैं। सोडियम एक छोड़ना जाता है, मैग्नीशियम 2 छोड़ना जाता है, पता है ना। लेकिन धीरे धीरे अगर इस तरफ आप बढ़ते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की तरफ अगर आप नजर डालते हैं तो तुम्हें पता है ऑक्सीजन भाई साहब के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2,6। ये कभी भी छोड़ना नहीं चाहता बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन लेना जाता है। फ्लोरीन भाई साहब को देख लो 2,7, ये छोड़ना नहीं चाहता, 1 लेना जाता है, तब फायदा होगा उसको। और नियोन भाई साहब तो भैया इलेक्ट्रॉन को ना लेना चाहते हैं ना देना चाहते हैं। समझने की कोशिश करना, ये बिल्कुल स्टेबल है तो देने की तो बात ही नहीं होती, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। आपको बहुत बार मैंने बताया कि जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूं ना तो मेरे एटम्स का जो करेक्टर है वो कैसा होने लगता है, नॉन मेटेलिक। कैसा होने लगता है बोलो? अब पता नहीं तुमने मेटल नॉन मेटल कैसे पढ़े हैं। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और नॉन मेटल्स वो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो इस तरफ जाते हुए ना गेनिंग टेंडेंसी बढ़ता है, लूजिंग टेंडेंसी
ये इलेक्ट्रॉन को और आसानी से लूज नहीं करने वाले, ध्यान रखना। आपने एटॉमिक रेडियस जब पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, लेफ्ट से राइट जाते हुए साइज क्या होता है, छोटा होता है। साइज क्या होता है भैया, इस तरफ जाते हुए क्या होगा। चलो एक बात सुनो, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन से बोलो 2,1। बेरिलियम के पास बोलो क्या है सब बचे 2,2 2,2। चलो बोरोन बताओ भाई क्लास 2,3 बोरोन। कार्बन बोलो भाई 2,4। चलो फ्लोरीन बोलो 2,7। तो मुझे एक बात बताओ, कहीं भी साइज बढ़ा आप लोगों का? अरे टॉप टू बॉटम आते हुए साइज बढ़ा क्या? लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज बढ़ा? नहीं, शेल वही 2,2,2,2 चल रही है। और प्रोटॉन्स बढ़ गए, क्या बढ़ गए बोलो? लेफ्ट से राइट जाते हुए फ्लोरीन तक 9 प्रोटॉन्स हो गए। यहां तक प्रोटॉन कितने थे बोलो? 3 थे। तो पकड़ जो होगी दूसरी शेल पे बोलो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। पकड़ ज्यादा हो जाएगी, साइज छोटा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही बोलो क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। और जब लेफ्ट से राइट जाऊंगा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगी। आशीष नहीं आ रहा समझ में? मुश्किल लग रहा है ये चीज। सो मैं क्या बोलूंगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा? फ्रॉम, आज कोई नहीं, आज हम टॉपिक कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कर लेंगे। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बोलो क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम्स इंक्रीजेस। तो इसका मतलब हर एक एटम का आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम। अभी फर्स्ट की बात कर रहा हूं, सबकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबका अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा तो मुझे पता लग गया, जितना मैं ऊपर से नीचे आता जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो रहा है? आसान। और जितना मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो रहा है? मुश्किल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है या कार्बन की? कार्बन की। बोरोन की क्या है बोलो? कम है। इसका मतलब ये है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन निकालना बोरोन के मुकाबले थोड़ा सा क्या है बोलो? मुश्किल है। नहीं आया समझ में? सबको क्लियर हो गया? शुरू से डेफिनेशन क्लियर है, यूनिट क्लियर, किलो जूल पर मोल। तीसरी बात क्लियर थी कि सेकंड वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा किसी भी एटम की फर्स्ट से ज्यादा मिलती है, और थर्ड वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी उस एटम की बोलो सेकंड से भी ज्यादा मिलेगी। मतलब एक ही एटम की थर्ड वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी सेकंड से, और सेकंड वाली होगी फर्स्ट से ज्यादा। वंश नहीं आ रहा समझ में? चौथी चीज मैंने जो तुम लोगों को सिखाई इसके अंदर, वो मैंने सिखाई आप लोगों को क्या क्या सिखाया था? इससे पहले मैंने आप लोगों को हाँ ये क्वेश्चन सिखाया था बच्चों। वैसे ये क्वेश्चन सिखाया था, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा उसके ऊपर बेस। चौथी चीज मैंने तुम लोगों को ट्रेंड सिखाया। क्या सिखाया बोलो? ट्रेंड। ऊपर से नीचे आते हुए, अच्छा रटने की जरूरत नहीं है, देखो रटना मत, इसी को रटोगे तो फिर फायदा नहीं समझाने का। ऊपर से नीचे आते हुए क्या तुम्हें खुद नहीं लगता कि साइज बढ़ता है? साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? आसान। क्योंकि साइज बढ़ेगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बोलो क्या चला जाएगा? दूर। तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? लॉजिकली आसान। आयुष नहीं आ रही बात समझ में? तो आसान होने का मतलब है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगना। तो टॉप टू बॉटम आते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम। और लेफ्ट टू राइट जाते हुए अट्रैक्शन बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन निकालना होता है मुश्किल, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलो क्या लगती है? ज्यादा लगती है। नहीं आ रहा समझ? पक्का बताओ जल्दी से। चलो ये क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे। ये सारा माजरा समझ में आ गया आप लोगों को? चलो इस क्वेश्चन को बताना, इस क्वेश्चन को बताना एक बार। हाँ भाई सुनो, करना।
ये वाला नेक्स्ट में करेंगे, इसको भी मत देखना, ये क्वेश्चन पूरा नहीं कर रहा हूं, जल्दबाजी हो जाएगी, नेक्स्ट में करेंगे। पहले ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर करो, ये लास्ट में बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन है, दो एलिमेंट ए एंड बी है, दोनों की आयनिक एंथैल्पीज दी हुई हैं। पहले आप लोग, पूरी क्लास का समरी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। पहले आप मुझे बताओ 70 और 350 से कुछ समझ में आया? बताओ पहले वाले का मतलब क्या है, कि पहले वाला कम एनर्जी लेता है अपने इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए, और दूसरे वाला 350 लेता है, 5 गुना ज्यादा एनर्जी लेता है। नहीं आ रही बात समझ में? दोनों की यूनिट लिख दी किलो जूल पर मोल की। 1 मोल इसके एटम्स लोगे, फिर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो टोटल एनर्जी कितनी लगेगी? 70 किलो जूल। उसके 1 मोल एटम लोगे तो कितनी लगेगी? बोलो 350 किलो जूल। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा कि बताइए इनमें से कौन सा मेटेलिक कैरेक्टर का? देखिए मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो कौन जल्दी लॉस करने की क्षमता दिखा रहा है? ए वाला। तो आपका पहले वाले का आंसर बोलो क्या हो जाएगा? ए। और दूसरे वाले का बोलो क्या हो जाएगा? अरे नहीं आया समझ में। इसका हो गया एलिमेंट ए और इसका बोलो क्या हो गया? अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हैं ना, तो आपको एक्चुअली में क्लास समझ में आ चुकी है, क्योंकि आप इसका आंसर तभी कर सकते हो जब आपको लॉजिकली पता हो कि व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बस इधर देखो, मैं आपको एक बात क्या बता रहा हूं, जब आप हायर क्लासेस में चले जाएंगे ना, तो वो आपको ना ऐसे बात नहीं करते हैं कि ये फलाना एलिमेंट, ये एलिमेंट, वो ऐसे ही बोलते हैं एक्स एलिमेंट है, एक वाई एलिमेंट है। फिर पता है इनके बारे में क्या बोलेंगे? कहेंगे इनकी ना हम आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रहे हैं, इसकी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रहे हैं, ऐसे देंगे। वो चीज मैं नेक्स्ट क्लास में होने वाली है। तो ये सब ना, ये जो वैल्यूज होती है ना, कुछ ना कुछ आपको मैसेज दे रही होती है, कुछ मैसेज दे रही होती है। जैसे कि अगर इसकी तुमने लिख दिया 70 किलो जूल और इसकी तुमने लिख दिया 350 किलो जूल, तो तुम्हें एक मैसेज जा रहा है कि ये वाला बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और ये वाला उतनी जल्दी, तो तुम्हें मैसेज आ रहा है कि नॉन मेटेलिक टाइप का है, और ये वाला बोलो किसका है? मेटेलिक टाइप का। जब आप हायर क्लासेस में चले जाएंगे तो एलिमेंट्स के नाम नहीं लिखते, इन वैल्यूज से अंदाजा लगाते हैं कि एलिमेंट कैसा रिएक्ट करने वाला है, कैसा बिहेव करने वाला है। नेक्स्ट क्लास में ये भी बताऊंगा जब गेन करने की बारी आएगी। आज हम लॉस करने पे ध्यान दे रहे थे, कल हम गेन करने वाली बात करेंगे, कौन जल्दी गेन करेगा, वो नेक्स्ट क्लास का सीन है। ये छुट्टी नहीं करनी है। और मुझे तुम ये बताओ, तुम्हें बस अभी ये समझ में आया है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये वाले टेबल से, कि आपको किसी भी एलिमेंट की अगर आगे से आयनाइजेशन एंथैल्पी मिलती है तो क्या तुम अंदाजा लगा पाओगे वो तुम्हें क्या कहना चाह रहा है? बातें नहीं भाई प्लीज। मैंने कहा कि अगर तुम्हें आगे चल के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी दी जाती है तो क्या तुम उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी से कुछ सोच पाओगे कि वो कहने क्या चाह रहा है? सोच पा रहे हैं सर? इसमें कम लग रही है, इसमें ज्यादा लग रही है, इसका मतलब समझ में आ रहा है सर? क्लियरली क्लियर है कि नहीं? और अगर वो ऐसे देखिए एक ही एलिमेंट की फर्स्ट भी दे रहा है एनर्जी एंथैल्पी, सेकंड एनर्जी एंथैल्पी, थर्ड भी, तो क्या मतलब इसका कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी लगी वो भी दे दी, दूसरा निकालने में कितनी लगी वो भी दे दी, तीसरा निकालने में कितनी लगी वो भी दे दी। नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का श्योर हो? ठीक है। सो डेफिनेशन सब बच्चे याद रख लीजिए भाई, नेक्स्ट क्लास के आने से पहले आप लोग क्या क्या पढ़ के आएंगे। पहली चीज, डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको क्लियर हो, दैट इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। आइसोलेटेड एटम में से जो भी मिनिमम एनर्जी लगेगी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालने में, वो बोलो क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल। हर एटम की बताई जाएगी किलो जूल्स में और बताई जाएगी हर एक मोल पे कि एक मोल के लिए कितनी किलो जूल लग रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया इस बात समझ में? दूसरी चीज, तीसरी चीज आपको बताई जाएगी कि थर्ड वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी हर एटम की उसकी सेकंड वाली से ज्यादा होती है और उसकी सेकंड वाली जो होती है फर्स्ट वाली से ज्यादा होती है। ये भी क्लियर हो गया आपको? चौथी चीज, ट्रेंड सबको समझ में आएगा नहीं? है बहुत जरूरी होता है ट्रेंड, कि ऊपर से नीचे आते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये वाली ट्रेंड क्लियर था आप लोगों को? बस फिर तो क्वेश्चन तो वैसे ही आ गया समझ में। पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में आ जाएगा इसका, वहां से पीडीएफ से अपने कॉपी में या बुकलेट के अंदर नोट कर लीजिए। अच्छा एक चीज, कितने बच्चों को बुकलेट अभी तक नहीं मिली है एक बार हैंड रेस कर लोगे? संडे में कल करा दूंगा, कल करवा दूंगा, संडे को टाइम होगा मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 तू बैठे तो मिल चुकी है 6 ठीक है, 6 बच्चों का, ठीक है। सो कल मैं करवा दूंगा ये चीज, बाकी नेक्स्ट में देते हैं, आज इतना ही करेंगे बच्चों, जाओ।